नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं कैलकुलस जो प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे थे दोस्तों, उसका अगला पार्ट करेंगे। यानी कि हम लोग कल क्या कौन सा जो है दोस्तों प्रैक्टिस सेट कर रहे थे 2016 फरवरी में आपका ऑफलाइन एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको डिस्कस कर रहे थे। तो उसी का ये अगला पार्ट है। यानी कि पिछले पार्ट में हम लोगों ने 31 से लेकर के 60 क्वेश्चंस को किया था, और आज के सेशन में हम लोग वहीं से आगे चलेंगे 61 टू लेकर 90 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों आप लोगों के स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 60 से करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन इस पेज में आ गया था तो कोई बात नहीं है, चलिए वहीं से कर लेते हैं। और आप जैसा कि देख पा रहे होंगे थोड़ा सा इस क्वेश्चन को है कि अच्छी तरीके से नहीं दिख पा रहा है, तो केवल आपको दो ही क्वेश्चन में इस तरीके का होगा, बाकी का जो क्वेश्चन है आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं सब देखिए क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 60 का, कि 60 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है। दोस्तों ये भी देखिए क्वेश्चन जो है कि रिपीटेड है। अभी मैं पिछले सेशन का जैसा कि पिछले यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितना भी मैं प्रैक्टिस सेट है करवा रहा हूँ, उसमें एक क्वेश्चन जो है कि दूसरी बार रिपीट हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से फ़ायदे क्या होंगे। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं 1 बाई 1 करके, तो आपको बहुत सारे हेल्प मिलने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो क्वेश्चन का आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है। पहला ऑप्शन है, चलिए मैं पढ़ देता हूँ, कि वे दिन जिन पर जिन पर पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। दूसरा है कि पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, या देशांतरों के मध्य की दूरियां, या पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। तो देखिए पृथ्वी दिन की जो परिभाषा है वह यह है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में, अपने अक्ष पर, जैसे यहाँ से अपने ही अक्ष पर, ना कि इस तरीके से उसके सूर्य के चारों ओर, अपने अक्ष पर पूरा चक्कर लगाने में क्या होता है, लगा समय को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी दिन कहते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 61, इसमें जोड़ी मिलाना है, और यहाँ पर कुछ वनस्पतियों के प्रकार दिए गए हैं और वनस्पति पौधों की प्रजातियाँ दी गई है। पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली कटीली झाड़ियाँ और मैंग्रोव वन। इनका आपको क्या करना है, मैच करना है। तो क्या होगा आपका इसमें, तो देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक ही उष्णकटिबंधीय वर्षावन, तो ये आपका जाएगा कहाँ पर, महोगनी। क्या चीज़, महोगनी। बी की बात करें उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, तो इसका होगा साल और कटीली झाड़ियाँ तो बबूल, और उसके बाद मैंग्रोव वन यानी कि सुंदरी। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो है कि मिलान कर पाएंगे। तो देखिए एक आ गया है तीसरे पर, महोगनी पर, तो पहले का ए का तीसरा किस में दिया हुआ है, आपका सेकंड में दिया हुआ है, एक ही में दिया हुआ है, तो आपको ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, आंसर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए यहाँ से आपको क्लियर तो है कि सारे प्रश्न दिखेंगे, आप अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे और क्वेश्चंस को कर पाएंगे। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है कि मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित है। तो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक जो भारत के शोध संस्थान है दोस्तों, ये आपके स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप में। कहाँ पर, अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दिए गए दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है यानी कि कोस्ट यानी कि गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। उसके बाद है दूसरा कि शीत यानी कि ठंडी जो महासागरीय धाराएं होती हैं वो निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों को जल ले जाती हैं। क्या ऐसा है, तो दोनों के बारे में क्या उत्तर सही है आपको बताना है। ए और बी दोनों गलत है, ए सही है बी गलत है, ए और बी दोनों गलत है, या ए गलत है और बी सही है। तो यहाँ पर हम बात करें दोस्तों कि जो यहाँ पर दिया गया है महासागरीय धाराओं के बारे में, जो कथन ए है कि जो कर्म यानी कि गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं, तो बिल्कुल बात सही है, और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। तो आपका ए जो है कि बिल्कुल सही है, और बी सॉरी दोस्तों यहाँ पे 1 पे ट्रिक कर दिए, यहाँ पे जो आपका क्या है, ए सही है और बी गलत है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है क्या आपका
कि ऋतु प्रवास से अभिप्राय है। ऋतु प्रवास से अभिप्राय है तो फसल कटाई की अवधि के दौरान श्रम शक्ति का नगर से गांव की ओर प्रवसन, लोगों की अपनी जीविका के लिए ऋतुवत गतिशीलता या नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता या वन्य प्राणियों की ऋतुवत गतिशीलता। देखिए ऋतु प्रवास से अभिप्राय यह है कि जो नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की लोगों की ऋतुवत जो गतिशीलता होती है तो वो ऋतु प्रवास से लिंक करती है, यानी उसका मतलब होता है ऋतु प्रवास का। ठीक है, तो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। 65 क्या है कि सही जोड़े बनाइए, शैलों के प्रकार और उनका कुछ एग्जाम्पल्स दिया गया है उनके सामने, तो आपको उन्हीं से उनको मैच करना है और नीचे आपके ऑप्शंस रहे। तो देखिए दिया है अंतर्भेदीय आग्नेय शैल, तो जो अंतर्भेदीय आग्नेय शैल होती है उसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ठीक है, बी है बहिर्भेदीय आग्नेय शैल, तो बहिर्भेदीय आग्नेय शैल का उदाहरण है आपका बेसाल्ट। उसके बाद है आपका सी अवसादी शैल, तो बलुआ पत्थर, और उसके बाद कायांतरित शैल यानी कि चूना पत्थर। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा, तो 4 3 2 1 सीरियल नंबर से ही चला गया ऊपर से नीचे की तरफ। 4 3 2 1 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। 66 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चिनूक स्थानीय पवन चलती है, पंपास, विल्ड, प्रेयरी, सवाना। तो किन क्षेत्रों में, तो ये चलती है जो चिनूक स्थानीय पवन होती है ये आपके प्रेयरी क्षेत्र में जो है कि स्थानीय पवन चलती है। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 3। 67 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है, बाह्यमंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल। तो देखिए जो रेडियो प्रसारण की सहायता के लिए जो परत जानी जाती है दोस्तों वो है आपका बाह्यमंडल। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। याद रखेंगे इसको, बहुत सारे क्वेश्चन जो है कि इससे निश्चित रूप से एक क्वेश्चन बन के ही आता है। अगला क्वेश्चन है कि सुनहरी जरी। सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है, जूट, सिल्क, सूती वस्त्र, नायलॉन। तो सुनहरी जरी जो है आपका एक किस्म है वो है सूती वस्त्र का। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69। 69 है कि जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है, भूपृष्ठ पर लोगों के फैलने का स्वरूप, पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, या किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या, या एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या। तो देखिए जनसंख्या घनत्व का जो अभिप्राय होता है वो यह होता है कि पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या से होता है। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन की पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी के सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए ध्यान देना है आपको। तो इसके लिए कूपकी खनन, विवृत खनन, आखनन, कूपक किसका उपयोग किया जाता है, किस विधि का। तो जो पृथ्वी के सतह के निकट जो खनिज होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए आखनन का यूज किया जाता है इस विधि का। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71। 71 है कि उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है। उद्योग का एक प्रकार है टोकरी बुनाई, तो यह किस प्रकार का है, बृहत आकार, सहकारी क्षेत्र, लघु आकार, संयुक्त क्षेत्र। तो टोकरी बुनाई जो ये आपका उद्योग है ये आपका रिलेट करता है लघु आकार के उद्योग से। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन नंबर 72। तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है न कि सही है। पहला ऑप्शन है आपका कि तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लगा तानाशाह को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल बात सही है। तानाशाह में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। अगर तानाशाही व्यवस्था है तो क्या आप उसके लिए गए फैसलों पर प्रश्न उठा सकते हैं, ऐसा है क्या, नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। और यही जो है कि गलत हो जाएगा तानाशाही के संदर्भ में। तो राइट आंसर भी आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि 2। बाकी जो ऑप्शन से देखिए दिया है कि तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल बात ये सही है। उसके बाद दिया है कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति तानाशाह में नियुक्त होते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो बाकी चीज़ें सभी सही है, सिर्फ प्रश्न ऑप्शन नंबर 2 को छोड़कर। तो राइट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला जो क्वेश्चन है देखिए कि कृष्णराज सागर बांध
कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? तो कावेरी नदी, महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदी। तो ये कृष्णराज सागर बांध जो बनाया गया है आपका, वो कावेरी नदी के ऊपर बनाया गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। याद रखेंगे एक एक चीज़ को दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप पूरा का पूरा 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं तो आपको बहुत सी हेल्प मिल जाएंगी। आपके 50% लगभग क्वेश्चन जो है कि सही होने वाले हैं, इतना मान के चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74। हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। तो किसको? पत्नी, पुत्र पुत्रियों तथा बहन बहनों को, पुत्री पुत्रियों, पुत्र पुत्रों तथा भाई भाइयों को, पत्नी पुत्र पुत्रों तथा पुत्री पुत्रियों को, और पत्नी पुत्र पुत्रों तथा भाई भाइयों को। तो देखिए, जो हिंदू अधिकार उत्तराधिकार संशोधन 2005 की बात करें कि मृतक पिता की संपत्ति में जो समान अधिकार किसको किसको प्रदान करता है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी पत्नी, पुत्र या पुत्रों तथा पुत्र या पुत्री या पुत्रियों को। तो ये राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 75 कि भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया था? विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो विविधता में एकता जो मुहावरा दिया है वो दिए हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो राइट आंसर आपका बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक शेयर भी करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है कि जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है आपका कि जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करती है, या जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने के में जिला परिषद की सहायता करती है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि जो जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास परियोजनाएं जो है कि योजनाएं निर्धारित करती है, तो बिल्कुल बात गलत है। ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ें सही होती हैं तो ये आपका गलत है, जबकि बी जो है कि जनपद पंचायत जो है ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने जिला परिषद की सहायता करती है। तो बिल्कुल बात सही है, यानी ए गलत है और बी सही है। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 है कि सूचना का अधिकार अधिनियम पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है आपका कि सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से कोई भी नागरिक केवल केंद्रीय सरकार के विभागों की कार्यप्रणाली के संदर्भ में सूचना प्राप्त कर सकता है, ऐसा है क्या? या सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिक को किसी स्तर के किसी न्यायालय में पहले याचिका दाखिल करनी पड़ती है? तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें कि सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से अगर कोई भी नागरिक केवल केंद्र सरकार को विभाग की कार्यप्रणाली के संदर्भ में सूचना प्राप्त कर सकता है, तो ये कथन गलत है। और यहाँ पर ना ही कोई न्यायालय में याचिका दाखिल करनी पड़ती है, तो ये कथन भी गलत है, यानी दोनों गलत है। तो ये और भी दोनों गलत है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 क्वेश्चन है कि सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका इनमें से कौन थी? पंडिता रमाबाई, रुकैया सखावत हुसैन, मुमताज अली, रास सुंदरी देवी। तो सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका है रुकैया सखावत हुसैन। सखावत हुसैन राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, यानी इनमें से किसने लिखा है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ई.वी. रामास्वामी पेरियार, ज्योतिबा राव फूले, श्री नारायण गुरु। तो गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी के लेखक हैं आपके ज्योतिबा राव फूले जी। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 क्या है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का क्या अर्थ है? कोई भी अपने मामले पर बिना किसी कानूनी डिग्री के न्यायालय में बहस कर सकता है, बिल्कुल गलत है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का जो है कि बंटवारा, ये भी गलत है। उसके बाद दिया है ऊपरी अदालतों के फैसले निचली अदालतों की मानने होते, यानी ऊपरी फैसले निचली अदालतों को मानने होते, का ऐसा है नहीं।
और यहाँ पर दिया है कि किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। ये जो है कि अपील की व्यवस्था का अर्थ है, बाकी चीज़ें ये दी गई हैं अपील की व्यवस्था का अर्थ नहीं है, तो इसी वजह से ये सभी गलत है और ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81। 81 क्वेश्चन है आपका कि सरकार की कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है। तो देश का प्रत्येक नागरिक जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उपयोग करता है या निर्वाचित प्रतिनिधि या लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है या उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। तो सरकार के जो कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है तो वह है कि लोगों का समूह और जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 82 है कि संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो अनुच्छेद 22 जो आपका सुनिश्चित करता है तो गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार को, तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83। 83 क्वेश्चन है दोस्तों कि लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष। तो सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है लोकसभा में? तो वो होता है आपका प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84। 84 क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप पर ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए। ए है आपका कि यह अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन है, वही बिल्कुल बात सही है। यह लोगों के संबंधों और उसकी अंतः निर्भरता का अध्ययन करता है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद ये अतीत और वर्तमान के संबंधों का अध्ययन करता है, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है, यानी ए बी सी जो है कि बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन नंबर 85। 85 है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के पाठ्यपुस्तकों में निम्नलिखित में से किससे संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र। तो जो आपकी उच्च प्राथमिक स्तर पर जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पुस्तक है उसमें जो है अर्थशास्त्र जो है कि सम्मिलित है, तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 है क्या कि आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे? निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प को चुनिए। यह तिथि और घटनाओं को याद करने का रोचक तरीका है। यह दर्शाता है कि इतिहासकार इतिहास में अपनी कल्पना के साथ कैसे अंतरों को पूरा करते हैं। यह वर्तमान का अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है। यह स्रोतों को पहचानने में शिक्षार्थियों की योग्यता का मूल्यांकित करता है। तो देखिए, आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न इसलिए पूछेंगे क्योंकि यह वर्तमान का अतीत के साथ क्या करना है, तुलना करने में प्रोत्साहित करता है। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 है क्या कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए आप वृत्तांतों का प्रयोग क्यों करेंगे? दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित कारण को चुनिए। तो पाठ्यक्रम की पूर्णता को सुनिश्चित कर सके इसके वजह से, या शिक्षार्थियों को संवेदनशील बना सके जिससे वे उचित आदर्श का पता कर सकें, या कक्षा को मनोरंजक एवं सजीव बना सकें, या अवधारणाओं को सजीव वास्तविकता के साथ जोड़ सके। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए आप वृत्तांतों का इसलिए प्रयोग करेंगे क्योंकि अवधारणाओं को सजीव वास्तविकताओं से क्या कर सके, जोड़ सके। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 कि राष्ट्रीय आधार समूह 2006 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अपनी लोकप्रियता खो रहा है क्योंकि यह मानवीय मूल्यों में अंतर्विरोध की स्थितियां प्रस्तुत करता है, यह अत्यधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देता है, यह एक अनुपयोगी विषय के रूप में जाना जाता है, यह कई विषयों के अध्ययन को प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 3 कि यह एक अनुपयोगी विषय के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित आकलन का अनुपयुक्त वर्णन है? क्वेश्चन निगेटिव है, ध्यान दीजिएगा। अनुपयुक्त वर्णन पूछा है, न कि उपयुक्त वर्णन पूछा है। यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है, यह शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करता है, यह गैर शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करता है, यह सभी पक्षों को सम्मिलित करता है। तो अनुपयुक्त पूछा है यानी सही नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर
फर्स्ट, कि यह केवल सहगामी पक्षों को क्या करता है, सम्मिलित करता है। यह विद्यालय आधारित आकलन का क्या है, अनुपयुक्त वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन है कि एक शिक्षक का सामाजिक विज्ञान के विषय को संपादित करने की भूमिका पर निम्नलिखित ए और बी कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है आपका कि शिक्षक सभी शिक्षार्थियों की गरिमा को अवश्य सुनिश्चित करें और संवेदनशीलता के साथ चर्चा को शुरू करें। बी है आपका कि शिक्षक लड़कों के साथ तथ्यों और लड़कियों की भावनाओं पर अवश्य बल दें। क्या आपका सही होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा, इस पॉइंट को देखते हुए जब आप कथन ए और कथन बी पढ़ते हैं तो यहाँ पर दोनों के लिए अलग अलग बातें बोल दिया है और यहाँ पर दिया है कि शिक्षक सभी शिक्षार्थियों की गरिमा को अवश्य सुनिश्चित करें और संवेदनशीलता के साथ चर्चा को शुरू करते हैं। तो बिल्कुल बात सही है, तो जबकि बी गलत है। तो यहाँ पर जो सही होगा वो सही होगा आपका केवल ए, यानी राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो दोस्तों आज का ये सेशन कंप्लीट होता है, यानी 2016 का जो फरवरी का पेपर था वो पूरा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया आज के सेशन में। और कल के सेशन में, पिछले सेशन में 30 क्वेश्चन और आज के सेशन में 30 क्वेश्चन, यानी कि पूरे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और इसी तरीके के और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए, और जो लोग भी अभी तक नहीं देखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सीरीज, वो लोग जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको सारे वीडियोस 1 बाय 1 करके आपको मिल जाएंगे, जहाँ से आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। तो दोस्तों अब हम लोग कल के सेशन में करेंगे अगला पार्ट, यानी कि अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि हम लोग सॉल्व करेंगे ऑफलाइन वाले क्वेश्चंस को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।